हम इसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ेंगे, पूरा फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का सिलेबस, और पूरा शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे। शुरू का मतलब ये हो गया कि पूरा बेसिक से, जनरली कोई बेसिक से पढ़ाना नहीं चाहता है और कोई ज़्यादा पढ़ाता भी नहीं है। जैसे आप आईटीआई करने के बाद क्या करोगे ये कोई नहीं बताता है। आप आईटीआई में एडमिशन लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई करने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ईयर में लगभग 12-13 मॉड्यूल हैं और उस सभी मॉड्यूल में कई सारे चैप्टर्स हैं। जैसे मॉड्यूल 1 आपके सामने है, जिस मॉड्यूल 1 में देखिए पहला स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ये पूरा निम्मी का सिलेबस है, ध्यान रखना ये पूरा निम्मी का सिलेबस है। मतलब आईटीआई में क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं या आईटीआई से रिलेटेड जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो निम्मी के सिलेबस से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम निम्मी के सिलेबस से ही पढ़ेंगे पूरा बेसिक। ये निम्मी का सिलेबस ही है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा जिसमें आपको कंपटीशन की भी तैयारी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मॉड्यूल 1 में देखिए पहला स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने आईटीआई कर लिया तो उसके बाद इसका क्या स्कोप है, क्या करोगे, कहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें इसमें देखा जाएगा। दूसरा है सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी साइन एंड हजार्ड्स। मतलब इसमें सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और सेफ्टी साइन क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और हजार्ड्स मतलब खतरों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है फायर यानी आग, आग के प्रकार और अग्निशामक यंत्र। फायर इट्स टाइप एंड फायर एक्सटिंग्विशर। आग क्या होती है, अभी आपने आग केवल देखा है, लेकिन आग के बारे में अध्ययन करना कि एक्चुअली आग क्या होती है। और आग भी कई प्रकार की होती है और इस आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं। वो फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से होते हैं, ये सब, इन सब के बारे में हम लोग इस वाले टॉपिक यानी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मॉड्यूल 1 में तीसरा चैप्टर। चौथे चैप्टर में रेस्क्यू ऑपरेशन, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। चूँकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है आपका, तो इसमें आप आईटीआई में अगर लैब में काम कर रहे हो या कहीं कंपनी में ही काम कर रहे हैं आप, फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह में, तो अगर कोई दुर्घटना बाय द वे हो जाती है तो रेस्क्यू कैसे करोगे आप। रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब किसी को बचाना। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मतलब प्राथमिक उपचार। कोई घायल आदमी आपके सामने पड़ा हुआ है तो प्राइमरी तौर पे आप जो भी उसको ट्रीटमेंट देते हैं वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहलाता है। उसमें क्या क्या करना है आपको, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कोई व्यक्ति अगर मूर्छित हो गया है बिजली के झटके से, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है तो उसके सांस को रिटेन कैसे किया जा सकेगा, ये हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। 3-4 विधियाँ होती हैं। और उसके बाद 5वां है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। आप लैब में काम कर रहे हो, लैब में काम करते समय बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, ठीक है। वेस्ट भी कई प्रकार के होते हैं। चूँकि हम लोग आईटीआई में पढ़ते हैं तो आईटीआई के लैब में जो वेस्ट, जैसे आप तार छीलोगे तो वो भी वेस्ट होगा। कोई धातु आप काटते हैं, कोई मेटल काटते हैं तो मेटल का चिप्स होगा, वो भी एक वेस्ट है। हर वेस्ट का मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो इसमें वेस्ट का मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल मतलब वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल कैसे करना है, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारे इसमें पढ़ा जाएगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो छठा चैप्टर है, इसमें इसको पीपीई कहते हैं। पीपीई का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा जाता है कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना आपकी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, ठीक है। इसमें आप काम करोगे तो आप अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट प्रयोग करते हो ये इसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद 7वां चैप्टर है गाइडलाइंस फॉर क्लीनलीनेस ऑफ वर्कशॉप एंड मेंटेनेंस। आप वर्कशॉप में काम करोगे तो वर्कशॉप को क्लीन रखने के गाइडलाइन क्या क्या हैं, ठीक है। मतलब वर्कशॉप को किस तरीके से आप स्वच्छ रखोगे, क्योंकि भाई कहीं पर भी आप उन्नति तभी कर पाएंगे जब आपका कार्यस्थल एकदम स्वच्छ हो। तो हमने वर्कशॉप को साफ रखना है, उसके लिए भी गाइडलाइंस हैं, उसका हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें 8वां चैप्टर है जो लास्ट चैप्टर है, ट्रेड हैंड टूल्स। जो देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए ट्रेड हैंड टूल बहुत ज़रूरी होता है जानना, कि मतलब आप इसमें आप ट्रेड से रिलेटेड कितने प्रकार के टूल हैं, जैसे प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, और देखा जाए तो सेंटर पंच हो गया, हैंड ड्रिल हो गया, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ट्रेड हैंड टूल में आएंगी। इसमें जितने टूल्स हैं उन सभी टूल्स के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये मॉड्यूल 1 में है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चैप्टर है। तो अभी हम लोग 2 चैप्टर को कवर करते हैं इस वाले वीडियो में, स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, उसका सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी साइन एंड हजार्ड्स के बारे में, ठीक है। तो ये सारा मैं मिटा देता हूँ।
अब देखिए स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। सबसे पहला तो आप आईटीआई में एडमिशन करवाए हो, आईटीआई में पढ़ रहे हो, तो आपको आईटीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आईटीआई का फुल फॉर्म वैसे सबको पता होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप जब प्रैक्टिकल में वाइवा होता है तो एग्जामिनर, जो लड़के नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाले होते हैं या क्लास वगैरह नहीं करते हैं, पूछ दिया आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईटीआई का फुल फॉर्म ही नहीं बता पाते हैं, तो वैसे ही एग्जामिनर जान जाएगा कि आप पढ़ते नहीं हो। तो आईटीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद आईटीआई, अब चूँकि आप आईटीआई कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट SCVT ऑब्लिक NCVT करके मिलता है, और अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो आपको NCVT से सर्टिफिकेट मिलता है। तो NCVT का भी फुल फॉर्म याद रखना, NCVT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है। उसके बाद अभी हमने कहा कि हम लोग पूरा निमी का सिलेबस पढ़ेंगे। निमी NIMI, तो ये निमी का भी फुल फॉर्म याद रखना। वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। मीडिया इंस्टीट्यूट, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप आईटीआई कर रहे हो तो अगर आईटीआई से संबंधित अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आपको पूरा निमी का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आप आईटीआई की जो बुक्स हैं उनको हल्के में मत लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जामिनर वहीं से पॉइंट आउट कर रहा है क्वेश्चंस को, टूल से क्वेश्चन पूछ देगा। आप जनरली सब लोग करंट, वोल्टेज, पावर वगैरह पढ़ते हैं, टूल्स को छोड़ देते हैं। बेसिकली अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात किया जाए तो वही पढ़ा जाता है, पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सर्किट वगैरह, ये टूल्स के बारे में उतना कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन आईटीआई में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वही चीज़ें हैं, बाकी वो चीज़ें तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन आपको टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और भी जब इतने भी सेफ्टी रूल्स वगैरह हैं, सब कुछ वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी सेफ्टी का कोई साइन का फिगर दे दिया, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई कौन सा साइन, ये साइन क्या बताता है, तो आप पढ़े ही नहीं थे तो क्या बता पाएंगे क्या बताता है। प्रोविजन साइन है कि मैंडेटरी है कि वार्निंग साइन है कि इंफॉर्मेशनल साइन है, इंफॉर्मेशन साइन है, ये सब आपको इन्फॉर्मेटिव साइन है कि मतलब पता होना चाहिए आपको इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये आप याद रखना, आईटीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NCVT का नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, SCVT भी होता है, उसका स्टेट काउंसिल होता है। ये नेशनल काउंसिल है, वो स्टेट काउंसिल होता है। निमी का नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये आपके लिए फुल फॉर्म याद रखिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। पहला चीज़ तो आप ये समझो कि इलेक्ट्रीशियन क्या होता है। एक इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? इलेक्ट्रीशियन, इसको हिंदी में विद्युतकार कहते हैं, विद्युतकार। तो इलेक्ट्रीशियन, चूँकि इलेक्ट्रीशियन लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन तो देखा जाए तो इसका डेफिनेशन बहुत बड़ा होगा। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप नाउन का बोलोगे, जनरली क्या बोलोगे, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये नहीं बोलेंगे कि जिसका मतलब नाउन एक नेमिंग वर्ड है, मतलब जिसका नाम रख दिया जाए वो सब नाउन है। तो नाउन बहुत सारा नाउन है, बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत सारे जगह हैं, तो किसको आप डेफिनेशन में कवर करेंगे आप। तो देखा जाए तो नाउन का डेफिनेशन बहुत बड़ा होगा, लेकिन जनरली एक लाइन में है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। वैसे इलेक्ट्रीशियन का भी है। तो इलेक्ट्रीशियन का याद ध्यान रखना आप, विद्युत चालित उपकरणों, ठीक है, विद्युत चालित उपकरणों का प्रोडक्शन यानी निर्माण, मेंटेनेंस, अनुरक्षण जो व्यक्ति करता है उसको इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युतकार कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं। बहुत सारे काम का मतलब हो गया कि वायरिंग करना, वायरिंग भी कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन ही करता है। तो वायरिंग को इसमें कवर नहीं किया, इसका मतलब वो डेफिनेशन गलत नहीं है, डेफिनेशन सही है। बहुत सारे काम इलेक्ट्रीशियन के हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने काम हो गए, जैसे मान लीजिए कोई सिनेमा घर है, उसमें अगर कोई लाइट नहीं जल रही है, या कोई अस्पताल है उसमें लाइट नहीं जल रही, तो आप किसको जनरली बुलाओगे? एक इलेक्ट्रीशियन को ही बुलाएंगे।
तो इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सारे काम करता है, ठीक है। जैसे अब और एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग कि मेंटेनेंस और रिपेयर में अंतर क्या होता है, कि मेंटेनेंस करना और रिपेयर करना। मेंटेनेंस का मतलब हो गया कि जैसे आप बाइक का सर्विसिंग कराते हो, कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई लेकिन एक पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है कि समय समय पर उसका मेंटेनेंस कराते रहे कि देखिए कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है। उसका रिपेयर क्या होता है, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसको रिपेयर, उसको बनाना, वो रिपेयरिंग कहलाता है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे हैं कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है, ओवरहॉलिंग वगैरह क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के मशीनों का अनुरक्षण में, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन समझ में आ गया। विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, मेंटेनेंस, निर्माण मतलब प्रोडक्शन, मेंटेनेंस मतलब अनुरक्षण, मरम्मत यानी रिपेयर, जो व्यक्ति करता है उसे विद्युतकार कहते हैं या इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रीशियन हो गया। चलो अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने ITI कर लिया, अब इसके बाद आप क्या करोगे, तो ITI करने के बाद, ITI के बाद आप क्या कर सकते हो, ये सबसे ज़रूरी है, ध्यान रखना। पहला चीज़ याद रखना कि जो लड़का 10th से ITI कर रहा है, मतलब अगर कोई लड़का है जिसने हाई स्कूल पास आउट हुआ और ITI में एडमिशन ले लिया, तो उसको 12th को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो NIOS से ठीक है 12th की डिग्री प्राप्त कर सकता है, ठीक है। कुछ पेपर होते हैं वो देना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इससे आपको ITI के साथ साथ 12th की भी डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। ये फ़ायदा है ITI का। दूसरा चीज़ ये है कि आप अगर डिप्लोमा करना चाहते हो, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिल जाएगा। द्वितीय वर्ष यानी सेकेंड ईयर, इसको लेटरल एंट्री कहते हैं, लेटरल एंट्री। आपको डायरेक्ट लेटरल एंट्री से सेकेंड ईयर में प्रवेश मिल जाएगा, मतलब आपका 1 साल का बचत हो गया। आपने 2 साल ITI किया और 2 साल डिप्लोमा, ITI डिप्लोमा, दोनों डिग्री आपको मिल गई। वैसे इसके बाद अगर आप CTI कर लेते हो, CTI तीसरा नंबर, अगर आप CTI कर लेते हैं, CTI को बोलते हैं क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। जैसे मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, तो अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं ITI में तो आप CTI कर लेंगे। ITI के बाद CTI 1 वर्ष का होता है, और CTI कर लेंगे तो आप इंस्ट्रक्टर बनने के योग्य हो जाएंगे, मतलब आप ITI में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ITI किए हो तो एक वायरमैन का लाइसेंस बनता है, आप वहाँ से लाइसेंस अगर बनवा लेते हो, आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के बोर्ड से, तो आप एक ठेकेदार बन सकते हैं जिसके पास लाइसेंस होगा, वैध लाइसेंस होगा। वैसे तो ठेकेदारी बहुत लोग करते हैं, लेकिन ठेकेदारी के लिए भी एक लाइसेंस चाहिए जो ITI वाले बनवा सकते हैं। तो ITI करने के ये फ़ायदे हैं। पहला, आप NIOS से डायरेक्ट आप 12th कर सकते हो। उसके बाद डिप्लोमा के सीधे द्वितीय वर्ष में आप प्रवेश ले सकते हैं, जिसको लेटरल एंट्री कहते हैं। आप ITI के बाद CTI करके आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, जिसको हिंदी में अनुदेशक कहा जाता है। वायरमैन का लाइसेंस बनवा करके आप जो है एक वैध लाइसेंसधारी ठेकेदार बन सकते हो, मतलब कोई बिल्डिंग बन रहा है तो उसका आप ठेकेदारी ले सकते हो। ये ITI करने के बाद की ये सब फायदे हैं, ठीक है। उसके बाद लोग पूछते हैं कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, यानी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी में बता दूं कि देखो, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में तो ITI के लिए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है, मतलब हर बिना ITI वालों का किसी भी कंपनी का काम ही नहीं हो सकता है, ठीक है। उसमें ITI वालों को भटकने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आपको ढेर सारे जॉब मिल जाएंगे, बहुत हर जगह पे जॉब मिल जाएगा आपको प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको टेक्नीशियन का देखा जाए तो वैकेंसी ITI बेसिस पे डेली आती रहती है। आप 1 दिन 2 दिन गैप करोगे तो अगले दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी विभाग में आपको वैकेंसी जरूर मिल जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है,
आईटीआई के लिए बहुत सिक्योर जॉब है। आप जिस आईटीआई से करो वहाँ प्लेसमेंट होता है, वहाँ से भी आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाके जॉब कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब जॉब प्रोफाइल हैं, जैसे आपको डीआरडीओ में जॉब मिल सकती है टेक्नीशियन की, इसरो में टेक्नीशियन का जॉब मिल सकता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मिल सकता है। उसके बाद यूपीपीसीएल में आप टीजी2 बन सकते हो, यूपीआरवीएनएल में टीजी2 बन सकते हो। किसी भी राज्य के विद्युत विभाग का जो टीजी2 होता है वो आईटीआई वाले ही होते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप मेहनत करोगे, बढ़िया से पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद और गवर्नमेंट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, ठीक है, सेल हो गया, भेल हो गया, बेल हो गया। उसके अलावा मैंने बताया ना कि डीआरडीओ, इसरो, इन सब में टेक्नीशियन का जॉब आप पा सकते हो। लेकिन ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा पूरा बढ़िया से, आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ना पड़ेगा। अब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे टेक्नीशियन बन के तो उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, कहीं कहीं तो 3 एग्ज़ाम होते हैं। एक प्री होता है, एक एडवांस होता है और एक स्किल टेस्ट होता है। तो कहीं कहीं पे 2 ही होता है। एक होता है प्री में आपसे मतलब उसमें आपको थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। मेन तो यही है देखा जाए तो, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है यानी मेरिट है वो प्री के एग्ज़ाम के मार्क पे ही बनता है, ठीक है, जो थ्योरी से पूछा जाता है। तो थ्योरी आपको पूरा बढ़िया से पढ़ना है। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्री में प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होता है जिसमें थ्योरी पूछी जाती है, मैथ्स हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग वगैरह पूछे जाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सिलेबस होता है। इसके अलावा प्री में उसके बाद दूसरा है, किसी किसी में एडवांस भी होता है और किसी किसी में नहीं होता है एडवांस टेस्ट। जैसे आपका बार्क में एडवांस टेस्ट होता है, एक प्री होता है फिर एडवांस होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। डीआरडीओ वगैरह में प्री, उसके बाद डायरेक्ट स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपको आईटीआई पे जाके पढ़ना पड़ेगा, तब तो आप स्किल टेस्ट दे पाओगे। मतलब प्रैक्टिकल की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आईटीआई में जाना पड़ेगा, तभी ना आप जान पाओगे कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो मतलब कितने प्रकार के जोड़ हैं, कैसे लगाते हैं, और ओम का नियम वेरीफाई करना है या ट्रांसफार्मर पे टेस्ट वगैरह करने हैं, ये सब आईटीआई में जा कर के ही आप कर पाएंगे स्किल टेस्ट। प्री यानी इसमें थ्योरी की जरूरत पड़ती है। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको केवल आपको क्वालिफाई करना है। तो अगर आईटीआई पे आप रेगुलर पढ़ने जा रहे हो तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कोई लड़का स्किल टेस्ट में फेल नहीं होगा, आराम से पास हो जाएगा। लेकिन ये है कि इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें थ्योरी से सवाल पूछे जाते हैं। अब थ्योरी बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हो गया, और भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन हो गया, बहुत सारे चैप्टर हैं और हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका थ्योरी पूरा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो गई। इसके अलावा स्कूल हो गया, स्कूल में भी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल हो गए, उसमें भी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। सिनेमा घर हो गया, उसमें भी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। हर जगह जितने भी मतलब ये देखा जाए प्राइवेट मतलब भवन है, जैसे आपका अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, इन सब में बिना इलेक्ट्रीशियन के काम ही नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर कहीं पंखा ख़राब हो गया तो भी इलेक्ट्रीशियन, कहीं लाइट ख़राब होगी तो भी इलेक्ट्रीशियन। तो जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है आईटीआई में, ठीक है, आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक। इसका प्रॉपर नोट भी आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए मैं आगे बताऊंगा कहाँ से नोट्स मिलेगा, जिसमें पूरा इसका डिटेल, ये तो मैंने आपको केवल समझा रहा है ना कि इसमें, और आपको अगर डिटेल चाहिए तो उसका मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यानी आईटीआई करने, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये भी ध्यान रखना कि ये तो जॉब अपॉर्चुनिटी हो गया। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो आप, जैसे अपना खुद का आप व्यवसाय भी लगा सकते हैं आईटीआई करने के बाद। जैसे मान लीजिए अगर आपको पंखे का वाइंडिंग करने आ गया तो आप फर्स्ट क्लास अपना एक दुकान खोल सकते हैं जिसमें आप पंखे का वाइंडिंग करिए, ठीक है। और हर सबके घर में पंखा लगा होता है, पंखा ख़राब हुआ तो बेसिकली वो इलेक्ट्रीशियन के पास ही ले जाते हैं। तो आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। फिर मैंने ये भी कहा कि वायरमैन से लाइसेंस बनवा के आप ठेकेदारी भी कर सकते हैं, मतलब वायरिंग का ठेका वगैरह ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप खुद अपना व्यवसाय बना सकते हो। क्योंकि सब लोग
जॉब नहीं करना चाहते, कोई प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहता, तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना चाहता, कोई दोनों में नहीं जाना चाहता, तो अपना खुद का व्यवसाय बनाना चाहता है, तो आप ITI करने के बाद खुद का भी व्यवसाय रख सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो था आपका पहला चैप्टर, स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। अब है दूसरा चैप्टर सेफ्टी। इसमें सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी साइन एंड हजार्ड्स। सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा नियम क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है, सेफ्टी साइन क्या होता है, और हजार्ड माने खतरे क्या क्या हैं। ठीक है, तो सेफ्टी रूल में सबसे पहले पढ़ेंगे नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब हो गया नेसेसिटी ऑफ सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स की आवश्यकता क्यों है। आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आपको सेफ्टी मेजर्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और एक इलेक्ट्रीशियन को तो ज़रूर चाहिए कि वो सेफ्टी मेजर्स के तहत ही काम करे। और ये भी देखना रहता है कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं एक ऐसा माहौल बनाए कि सभी लोग सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें, सभी लोग सेफ्टी को फॉलो करें, सब लोग सेफ्टी से काम करें। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन से आप पढ़ाई कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन से आप ITI कर लेंगे, तो इलेक्ट्रीशियन से ITI करने के बाद जो आप काम करोगे वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित होगा। और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित का मतलब हो गया कि जैसे इसमें करंट का अध्ययन का काम करना, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पावर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली अगर करंट की बात करें तो ये करंट हो गया चाहे वोल्टेज, कोई पावर, ये कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। आप ऐसे चीज़ के साथ काम कर रहे हो जो दिखाई ही नहीं देती है। अब सोच लीजिए कितना डेंजरस है। आपके सामने वायर जा रहा है, आप देख के अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि उसमें करंट जा रही है कि नहीं जा रही है। तो वहाँ पे सेफ्टी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर सेफ्टी आप नहीं अपनाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी है, एक कहावत है इलेक्ट्रीशियन में कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, मतलब ये है कि अगर आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करके आप काम करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी एकदम गुड सर्वेंट, बहुत बढ़िया नौकर है, अ गुड सर्वेंट। लेकिन अगर आपने इसके साथ छेड़छाड़ किया, अगर सेफ्टी रूल्स को नज़रअंदाज किया तो बैड मास्टर। अगर एक बार झटका लग जाए, सीवियर झटका अगर किसी आदमी को लग जाए, तो आप उससे मिलना, पूछना क्या हाल चाल है, तो वो बताएगा कि भैया इलेक्ट्रिसिटी ये डेंजरस चीज़ है। लेकिन अगर आप सेफ्टी के साथ काम करोगे, आपको सारे रूल्स नियम पता है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एकदम गुड सर्वेंट, ये बहुत अच्छा नौकर है। आप जैसे चाहो वैसे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं गलती की है तो इलेक्ट्रिसिटी एक बैड मास्टर भी है, सबक भी आपको सिखाएगी। ठीक है, तो ये नेसेसिटी ऑफ सेफ्टी रूल्स है। कहीं भी काम करना है तो हमको सेफ्टी मेजर्स को फॉलो ज़रूर करना होगा। ठीक है, और हमें हमेशा एक सुरक्षित यानी एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जहाँ पे सभी लोग सेफ्टी के साथ काम करें। ठीक है, चलो ये तो सेफ्टी रूल्स हो गया। ठीक, और सेफ्टी से संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेफ्टी रूल्स, अगर जैसे मान लीजिए आपका कोई कारखाना है, आप किसी आदमी को रख रहे हो काम करने के लिए, तो अब वहाँ पे सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है। सेफ्टी का प्रयोग करना नहीं करना ये किसकी जिम्मेदारी है, ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। पहला तो एम्प्लॉयर जिसने जो किसी को काम पे रख रहा है, दूसरा एम्प्लॉय कर्मचारी। सबसे पहला तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर काम पे रखते हो तो आप अपने कारखाने की जो सेफ्टी है उसका पूरा बढ़िया तरीके से उसको आप प्रशिक्षण दे दीजिए। ठीक है, खूब बढ़िया से उसको प्रशिक्षण दो, ट्रेनिंग दो, ताकि वो सेफ्टी मेजर्स को अच्छी तरीके से सीख जाए। चलिए ठीक है, आपको ट्रेनिंग मिल गई, अब आप काम करने गए। ट्रेनिंग मिलने के बावजूद भी अगर आप सेफ्टी मेजर को फॉलो नहीं करते हो, सेफ्टी नहीं अपनाते हो, तो एक्सीडेंट अगर होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, एम्प्लॉयर नहीं होगा। एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता जिसको बोलते हैं, वो नहीं होगा। क्योंकि उसने आपको ट्रेनिंग दिया हुआ है, आपने सेफ्टी को फॉलो नहीं किया। तो ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि जो ट्रेनिंग दी गई है उसको हम क्या करें, फॉलो करें। ठीक है,
तो एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एम्प्लॉय की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सेफ्टी रूल्स के बारे में। और सेफ्टी रूल्स हर जगह का अलग अलग होता है, अलग अलग जगह का अलग अलग सेफ्टी रूल्स होता है। तो आपको जहाँ काम करना है उससे संबंधित सेफ्टी रूल का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सेफ्टी साइन जो पोर्शन है इसमें, ये सेफ्टी साइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सेफ्टी साइन से। तो सेफ्टी साइन 4 प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सेफ्टी साइंस 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार। एक प्रोहिबिशन साइन होता है, प्रोहिबिशन साइन। और एक होता है आपका प्रोहिबिशन मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन। और एक होता है आपका वार्निंग साइन। और एक होता है इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव इसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन साइन। ये 4 प्रकार के साइन होते हैं, ये ध्यान रखना। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, बहुत सारा सवाल पूछा जाता है कि मतलब कोई आपको साइन दे दिएगा, उससे पूछा जाएगा कि बताओ ये किस प्रकार का साइन है, प्रोहिबिशन है कि मैंडेटरी है कि वार्निंग है कि इंफॉर्मेशन साइन है। ठीक है, तो सेफ्टी साइन क्यों ज़रूरी है कि कहीं भी आप अगर काम करने जा रहे हो तो वहाँ पे सेफ्टी साइन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये संभावित खतरों से आगाह करते हैं। अगर आप सेफ्टी साइन कहीं देख रहे हो तो ये अगर आप ऐसा करते हो नहीं करते हो तो क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है या किस खतरे से बचा जा सकता है, ये उनसे आगाह करते हैं सेफ्टी साइन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब आपकी सेफ्टी के लिए भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। अब पहला देखेंगे प्रोहिबिशन साइन, ये चारों आप नोट कर लेना, उसके बाद बारी बारी से देखेंगे। पहला देखो प्रोहिबिशन साइन। प्रोहिबिशन साइन, इसकी आकृति वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वृत्ताकार। इसकी जो आकृति होती है वो वृत्ताकार होती है। ऐसे आप देखे होंगे पेट्रोल पंप वगैरह पे कि वहाँ पे इस प्रकार से बना रहता है और यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसे सिगरेट बना हुआ है ऐसे। इसका मतलब क्या है? आप देखे होंगे पेट्रोल पंप वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएगा बेसिकली, या जहाँ कहीं है इनफ्लेमेबल लिक्विड या फ्यूल होते हैं वहाँ पे। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे सिगरेट नहीं पीना है। प्रोहिबिशन का मतलब, इसको हिंदी में बोलते हैं निषेधात्मक चिन्ह। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे निषेधात्मक चिन्ह। मतलब ये किसी काम को करने से मना करते हैं, ध्यान रखना। प्रोहिबिशन साइन क्या होता है? ये वे साइन होते हैं जो किसी काम को करने से मना करते हैं, ये प्रोहिबिशन साइन होता है। ठीक है, अब पूछेगा इसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति होती है आपका वृत्ताकार। कैसा होता है? इसकी आकृति वृत्ताकार होती है। लाल रंग का बॉर्डर होता है, उस पर क्रॉस भी रहता है लाल रंग से ही, और इसका बैकग्राउंड सफ़ेद होता है। आकृति देखो, आकृति वृत्ताकार। ठीक है, आकृति वृत्ताकार हो गया। बैकग्राउंड सफ़ेद, सफ़ेद बैकग्राउंड। ठीक है, और लाल रंग का बॉर्डर, लाल रंग का बॉर्डर, और ये क्रॉस। इतना चीज़ें ध्यान रखना। क्या बताता है? किसी कार्य को नहीं करना यह दर्शाता है। मतलब इसका मतलब आप समझ ही रहे हो। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिगरेट नहीं, आप पेट्रोल पंप पे देखोगे तो यहाँ पे लगा होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पेट्रोल है, डीजल है, तो यहाँ पे आपको सिगरेट नहीं पीना है, आग लगने का खतरा है। यानी ये खतरे से आगाह कर रहा है। ठीक है, ये प्रोहिबिशन साइन है। और कहीं पे फ़ोन यूज़ नहीं करना है, कहीं पे
डॉग्स नहीं अलाउड होते हैं, तो कहीं पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख लेना, ढेर सारे सिंबल हैं, आपके बुक में होगा। इसमें मेन चीज़ मुझे ये बताना था कि इसकी आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार, ये पूछा जाएगा आपसे। बैकग्राउंड सफ़ेद होता है, लाल रंग का बॉर्डर होता है, क्रॉस होता है, क्या बताता है, किसी कार्य को नहीं करना, मतलब इसका मतलब है सिगरेट नहीं पीना। फ़ोन बना देंगे यहाँ पे, तो फ़ोन नहीं चलाना है यहाँ पे आपको, ठीक है, समझ में आया। ये तो प्रोहिबिशन साइन हो गया, चलिए ठीक है। अब है मैंडेटरी साइन, दूसरा नंबर पे क्या था, मैंडेटरी, इसको बोलते हैं आवश्यक चिन्ह, आवश्यक चिन्ह। अब नाम से ही स्पष्ट है कि ये आवश्यक है, मतलब अगर इस सिंबल पे अगर कुछ बना हुआ है तो ये समझ लीजिए इसका मतलब है कि आपको करना है, मैंडेटरी है, आवश्यक है, ठीक है। इनकी आकृति जैसे मान लो ऐसे, इसकी आकृति भी वृत्ताकार या वर्गाकार होती है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर ये वृत्ताकार ही होती है, वृत्ताकार या वर्गाकार। आकृति कैसे होगी, वृत्ताकार या वर्गाकार होगी। इसका जो बैकग्राउंड होता है, जैसे मान लीजिए बना हुआ है इस हिसाब से, ऐसे इसकी बैकग्राउंड, इसका जो बैकग्राउंड होता है ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू मतलब हो गया नीले रंग का, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कैसा होता है, नीले रंग का, और इस पे जो सिंबल बना होगा वो सफ़ेद होगा, ध्यान रखिएगा। आकृति वृत्ताकार या वर्गाकार, अधिकतर वृत्ताकार ही होता है। बैकग्राउंड नीले रंग का होता है, और इस पे जो सिंबल बना होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। क्या बताएगा, क्या करना चाहिए, यह दर्शाता है, ठीक है। मतलब अभी प्रोहिबिशन में तो नहीं करना चाहिए वो दर्शाता था, ये बताएगा कि आपको क्या करना है। जैसे इसमें ग्लव्स लगा हुआ है, ग्लव्स हाथ में ही पहना जाता है किसी इंडस्ट्री में, मतलब आप जा रहे हो तो अगर ये सिंबल लगा तो इसका मतलब है कि आप ग्लव्स लगा लो, यहाँ हाथ के लिए खतरा है, ठीक है। अगर आप बिना ग्लव्स के कोई सामान छू दिए जो आपके हाथ के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो खतरे को ही आगाह कर रहा है ना, कि हाथ का खतरा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें ग्लव्स लगा के जाना है। कहीं सिंबल बना होगा, कान पे हेडफोन लगा होता है ऐसे करके, तो उसका मतलब हो गया कि आपको ईयर प्रोटेक्शन लगा के जाना है। यहाँ पे हो सकता हो ओवर नॉइज़ है और आपको कान का प्रोटेक्शन लगा करके जाना है। कहीं पे मान लीजिए अगर आपको गॉगल लगा के जाना है तो आँख का प्रोटेक्शन हो गया। कहीं पे रेस्पिरेटर लगाना है तो आपको सांस वाली प्रॉब्लम हो सकती है कि आप रह जाओगे, कोई मतलब खतरनाक गैस है, सांस लेने में समस्या, रेस्पिरेटर लगा के जाइए आप, ठीक है। आपको सेफ्टी शूज़ पहन के जाइए। बहुत सारे सिंबल हैं, आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी साइन है, ठीक, क्लियर। क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, आकृति वृत्ताकार या वर्गाकार, अधिकतर वृत्ताकार ही होती है। बैकग्राउंड नीले कलर का होता है, सिंबल सफ़ेद कलर का होता है, क्या करना चाहिए यह दर्शाता है, ठीक है। ये मैंडेटरी साइन है, आवश्यक चिन्ह, ध्यान रखना। क्या बताता है, क्या करना चाहिए आपको, प्रोहिबिशन नहीं करना चाहिए। मैंडेटरी क्या बताएगा, क्या करना चाहिए, ठीक है। अब नंबर है वार्निंग साइन का, वार्निंग साइन, इसको बोलते हैं चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। अब इसका भी आप देखोगे तो नाम से ही स्पष्ट है, आपको वार्न करेगा किसी चीज़ से, ठीक है। वार्निंग साइन क्या करेगा, आपको वार्न करेगा, मतलब आपको एक तरीके से आगाह करेगा कि आगे किस चीज़ से खतरा है, ठीक है। जैसे अब पहले समझो होता क्या है, ये देखो, ये इसकी आकृति ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है, ट्रायंगुलर शेप होता है इसका। और इस पे इसका जो बैकग्राउंड है, देखो आकृति लिख लो पहले, आकृति त्रिभुजाकार, ठीक। अब बैकग्राउंड येलो कलर का, सबसे इम्पोर्टेंट, बैकग्राउंड कैसा होगा, येलो कलर,
ठीक है। बैकग्राउंड येलो कलर का होता है, आकृति त्रिभुजाकार होती है, ट्रायंगुलर, ठीक। और यहाँ पे जो सिंबल बना होता है यह भी जो है आपका, ये भी ब्लैक कलर का ही होता है, इसका बॉर्डर भी ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का बॉर्डर, ठीक है। क्या बताता है? चेतावनी, चेतावनी दर्शाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका क्या मतलब है, इस प्रकार से बना, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपको विद्युत का खतरा है। क्या है यहाँ पे? विद्युत का खतरा है। और ये बार बार पूछा जाता है, ये क्या बताता है? ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन बना रहेगा ऐसे, ये क्या बताता है? इसका मतलब है कि यहाँ पे ये नॉर्मल खतरे का चिन्ह है, ठीक है। ये खतरे का, एक तरीके से देखोगे ना तो ये वार्निंग साइन ये खतरे को ही बताते हैं कि आगे किसी न किसी कोई ना कोई खतरा है। किस चीज़ से खतरा है वो आपको सिंबल में पता चल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से खतरा है, इसका मतलब खतरा, जनरली कोई ना कोई खतरा आगे है। अगर इस प्रकार से अगर बना हुआ है, मान लीजिए ऐसे, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे जैसे कोई नहीं विस्फोटक टाइप का होता है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सप्लोजन का खतरा है। किसका? एक्सप्लोजन का खतरा है, मतलब यहाँ पे विस्फोटक है। तो आप थोड़ा हिसाब से जाओ, ठीक है। तो ध्यान रखना, वार्निंग साइन आकृति ट्रायंगुलर होती है, त्रिभुजाकार होती है, इनका बैकग्राउंड येलो कलर का होता है, इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कलर का साइन और ब्लैक कलर का बॉर्डर चेतावनी दर्शाता है, ये आपको वार्न करेगा किसी खतरे से, ठीक है। ये वार्निंग साइन है। 3 साइन हो गया, प्रोहिबिशन साइन, मैंडेटरी साइन और वार्निंग साइन। अब लास्ट है आपका इन्फॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव साइन, ठीक। इंफॉर्मेटिव साइन, इंफॉर्मेशन या इसको इंफॉर्मेटिव साइन भी कहते हैं, इंफॉर्मेटिव साइन, इसको हिंदी में बोलेंगे सूचनात्मक चिन्ह, इसको कहते हैं सूचनात्मक चिन्ह। देखो सूचनात्मक चिन्ह ये इंफॉर्मेशन बताते हैं, वार्निंग साइन क्या बताता है? वो आपको खतरा बताता है, मतलब सावधान हो जाइए, आगे कोई ना कोई खतरा। जैसे पोल पे डेंजर प्लेट लगा होता है ना, आप देखते हो कि नहीं देखते हो, वो भी एक तरीके से खतरा ही बताता है, ठीक है। उसका भी बैकग्राउंड येलो कलर का ही होता है। वार्निंग साइन का बैकग्राउंड येलो कलर का, बैकग्राउंड सबका याद रखना। अब इंफॉर्मेटिव जो साइन होते हैं इनका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का होता है। जैसे ये देखो, अब देखो ये बना हुआ, इससे आपको ऐसे ही पता चल गया कि इसका मतलब है कि आगे हॉस्पिटल है। क्या है? हॉस्पिटल। तब आगे हॉस्पिटल है तो इसमें कोई खतरा नज़र आ रहा है? नहीं। कोई मैंडेटरी कि हॉस्पिटल है तो आपको जाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई वार्निंग बता रखा है कि आगे हॉस्पिटल है तो आगे न जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल सूचना बता रहा है कि मतलब आगे हॉस्पिटल है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ पे जाके सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी आकृति वर्गाकार, ज़्यादातर वर्गाकार ही होता है, या वृत्ताकार भी, कहीं कहीं आपको वृत्ताकार भी मिलेगा। वर्गाकार या वृत्ताकार नहीं, आयताकार, वर्गाकार या आयताकार, वर्गाकार या आयताकार साइन होता है। ग्रीन बैकग्राउंड होता है इसका बैकग्राउंड कैसा होता है? इसका बैकग्राउंड ग्रीन होता है, ठीक है। ग्रीन बैकग्राउंड होता है इंफॉर्मेटिव साइन का। आकृति वर्गाकार या आयताकार, मतलब स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर होता है। और सफ़ेद चिन्ह होता है, वाइट साइन, सफ़ेद चिन्ह होता है। क्या बताता है? सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित करता है, ठीक है। सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित करता है। आपको रोड पे भी मिल जाएंगे इंफॉर्मेटिव साइन, ठीक है। रोड पे कि जैसे आप जा रहे हो तो कोई गांव है या कोई टाउन है तो उसका नाम देखना, एक बोर्ड पे लिखा होता है, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होता है, वाइट कलर का साइन होता है, वाइट कलर से उस गांव या फिर उस जगह का नाम लिखा होता है, तो वो भी इंफॉर्मेटिव साइन का ही एक सिंबल है, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि इनकी आकृति वर्गाकार या आयताकार होती है, इनका बैकग्राउंड ग्रीन होता है, सफ़ेद चिन्ह होता है, सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित करते हैं। कौन? इंफॉर्मेटिव साइन, ठीक है।
ये आपका सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी साइन, ठीक। 1000 हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे कि खतरे क्या क्या होते हैं, उन खतरों से कैसे निपटना है, आगे वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। अभी आपने क्या क्या पढ़ा कि स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, सेफ्टी रूल, सेफ्टी साइन क्या क्या होते हैं। मॉड्यूल 1 का 2 चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इसका नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आगे मैं बताऊंगा वो नोट्स कहाँ से मिलेंगे। इनका डिटेल नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है। आप लेक्चर देख लो, उसके बाद नोट्स को बढ़िया से पढ़ लो, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा, केवल देखोगे सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आ गया है तो आप वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में अगला मॉड्यूल हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आग, आग का प्रकार और फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक वीडियो में केवल एक ही चैप्टर रहेगा जिसमें फायर पढ़ेंगे और उसका टाइप और फायर एक्सटिंग्विशर क्या क्या होते हैं वो चीज़ें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।